मूर्छा को मॉडर्न साइंस में सेरिब्रल एनोक्सिया के साथ में कोरिलेट किया जाता है। यानी ऐसी कंडीशन जो फेंटिंग है, सिनकॉप है, ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है ड्यू टू इनएडुकेट ब्लड फ्लो। ठीक है, उसको मॉडर्न में मूर्छा कहा है। तो मॉडर्न में इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? मॉडर्न में सबसे पहले बोला है कि वेसोवेगल कॉजेज, जैसे ड्यू टू इमोशंस, ड्यू टू hypertension, hypertension which is due to long standing postures or loss of blood or due to loss of plasma। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न में बताया जाता है कार्डियक कॉजेज कौन कौन से सिनकॉप या फिर फेंटिंग क्रिएट करते हैं, जैसे एरोटिक स्टेनोसिस है, कफ सिनकॉप है, और जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज हैं, ऐसे कंडीशन में पेशेंट को फेंटिंग हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि एनोक्सेमिया, यानी जो ऑक्सीजन सप्लाई जब बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, ब्रेन को नहीं मिल पाती है, उस समय पे भी मूर्छा हो सकती है। तो एनोक्सेमिया में जब बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में जब कोई जाता है तो सिनकोप फेस करता है, या फिर एनीमिया की कंडीशन में, क्योंकि ब्लड इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, और जब एनीमिया हो जाता है तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है बॉडी के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद कोई आर्टरीज के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, यानी एम्बोलिज्म हो सकता है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर, क्योंकि उसमें अगर प्रेशर पड़ेगा आर्टरीज के ऊपर, या आर्टरीज में स्ट्रेंगुलेशन अगर हो जाता है, आर्टरीज में आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो जो पेशेंट है उसके अंदर फेंटिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की ही बात की गई है, क्योंकि जो एरिया है वो ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई को हैम्पर कर सकता है। ठीक है, आयुर्वेद में अगर बात करते हैं हम मूर्छा के बारे में, तो जो सिनकोप है और जो सेरिब्रल एनोक्सिया है या फेंटिंग है, उसको दो कंडीशंस के साथ में कोरिलेट किया जा सकता है। एक तो शॉर्ट टर्म संज्ञानाश अगर हो, थोड़ी सी देर के लिए अगर संज्ञानाश हो रहा है तो हम उसको संज्ञानाश के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर मूर्छा, दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसके जो क्लासिफिकेशन है वो त्रिदोषज प्लस एक क्या है, सन्निपातज, फिर नेक्स्ट है भयज, फिर है विषज, और फिर रक्तगंधज, ये आगे भी आएगा। तो ये इसके क्लासिफिकेशन किया है। सुश्रुत के अंदर इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन दी गई है। आचार्य चरक ने भी बताया है मूर्छा के बारे में। सुश्रुत और चरक इन दोनों ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो जैसा आप स्लाइड में श्लोका में देख पा रहे हैं कि व्हाट इज एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, यानी इसके हेतु और संप्राप्ति क्या है। तो इसमें आपको श्लोका याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, जो शब्द है उनको समझने के लिए मैंने आपको श्लोका डाल के दिया है। तो जब क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्ध आहार सेविना, यानी ऐसा पर्सन जो क्षीण है यानी इमेशिएटेड है, जिसकी धातु डिमिनिश हो चुकी है, जब वो विरुद्ध आहार का सेवन करता है, वेग घातात अभिघातात हीन सत्वस्य वा पुनः, यानी जब वो वेगों का धारण करता है, नेचुरल एनर्जीज को सप्रेस करता है, जैसे कि जो कफ रिफ्लेक्सेस हैं, रेस्पिरेशन रिफ्लेक्सेस हैं, या फिर निद्रा का वेग धारण करता है, ऐसा व्यक्ति। और अभिघातात, यानी अभिघात यहाँ पर कौन सा अभिघात आएगा, जिसकी वजह से मेजर वेसल्स को डैमेज हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, यानी जब मेजर वेसल्स को जब ट्रॉमा होगा तो ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी। हीन सत्वस्य वा पुनः, और जो सात्विक रूप से कमजोर है, यानी जिसके जो मेंटल स्टेबिलिटी है कम है, वीक है, इजीली इमोशंस और सेंटिमेंट्स उसको हर्ट कर जाते हैं,
इजीली वो इनके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे पर्सन के अंदर जो दोषाज होते हैं वो जल्दी एग्रीवेट होते हैं। ओके, जब दोषाज एग्रीवेट होते हैं तो वो संज्ञा वह नाड़ी यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं जो सेरिब्रम को सप्लाई करती हैं, ऐसे जो नाड़ियां हैं, जो संज्ञा वह नाड़ियां हैं, वो दोषाज से दूषित हो जाती हैं और उनको आवृत कर लेती हैं। जब संज्ञा वह नाड़ी का आवरण हो जाता है देन इट इम्पेयर्स माइंड। ठीक है, संज्ञा वहासु नाड़ीसु पितासु अनिल आदि भी तमो अभ्यपेति सहसा सुख दुख व्यापोह कृत सुख दुख व्यापोहात च नर पतति काष्ठवत। तो इसने बोला है कि ये जो हमारी संज्ञा वह नाड़ी दूषित होकर हमारे मन और हमारी जो इंद्रियां हैं उनको दूषित कर देते हैं, उनका इम्पेयरमेंट हो जाती है। और ये सभी फैक्टर्स इन द एंड सिनकॉप या फेंटिंग या फिर मूर्छा, ये इसके लिए रिजल्ट करते हैं। ठीक है, जब मूर्छा हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति में सुख और दुख का अनुभव हो जाना बंद हो जाता है। ठीक है, यानी इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है वो आत्मा और अंतःकरण को के बीच में जो उसके संबंध है उसका वो संबंध टूट जाता है। तो ऐसी कंडीशन को मूर्छा कहा है। यहाँ पर जो त्रिदोषाज की जब बात की गई है तो तीनों दोषों में जो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल दोष है वो पित्त दोष यहाँ पे मायने रखता है। पित्त दोष, उसके अंदर जो साधक पित्त है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट लाइन में बोला गया है कि पतति काष्ठवत, यानी जो पेशेंट है वो मूर्छा के बाद काष्ठवत यानी जो लक्कड़ होते हैं, सूखे लक्कड़ होते हैं जो जलाने के लिए यूज होते हैं, काष्ठवत जब संज्ञा बोली जाती है तो उसका वही समझना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति सूखे लक्कड़ की तरह से गिर जाते हैं। ठीक है, सभी टाइप की संज्ञा में इसी टाइप के सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या है? हृत पीड़ा। हृत यानी जो पर्सन है उसको कार्डियक पेन होगा। जृंभणम यानी पेशेंट को ग्लानी, सॉरी यॉर्निंग उसको रहेगी, जरम्बा उसको आएगी। ग्लानी यानी जो पेशेंट है वो मेंटली एग्जॉस्टेड रहेगा। ठीक है, संज्ञा दौर्बल्य में यानी उसकी जो संज्ञा है यानी उसकी जो सेंसरी सिस्टम है उसमें वीकनेस आ जाएगी। सर्वासा पूर्व रूपाणी यानी ये जो सभी लक्षण है ये सभी टाइप की मूर्छा में पाए जाते हैं दोषानुसार यथा स्वमजय विभाव्येक। नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि मूर्छा पित्त तमम प्राय रजय पित्तानिलात ब्रह्म तमो वात कफात तंद्रा निद्रा श्लेष्म तमो भवा। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये सभी कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। जो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो मूर्छा है वो पित्त और तम की वजह से है, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों दोषों को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि मूर्छा पित्त तम प्राय, मूर्छा पित्त और तम की वजह से है। नेक्स्ट आता है भ्रम। जो भ्रम है वो पित्त और वात और रज की वजह से है, पित्ता अनिलात भ्रम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है तंद्रा। तंद्रा के बारे में बोला है कफ वात और तम, कफ वात और तम, ये तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व है। लास्ट में है निद्रा। निद्रा श्लेष्म तमो भवा, निद्रा जो है कफ और तमस की वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस मैम।
तो मूर्छा में कौन कौन से आ गए? पित्तोत्तम, और पित्तम, ब्रह्म में? पित्त वात रज, हाँ। तंद्रा में? वात कफोत्तम, हाँ। कफ पहले आएगा, जो सबसे पहले जो अफेक्टिंग दोष है उसको हम लिखते हैं। तो कफ, वात और तमस। उसके बाद कौन सा है? निद्रा। निद्रा में है कफ और तमस। नेक्स्ट है वातज मूर्छा। वातज मूर्छा की एक्सप्लेनेशन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में दी है कि जैसे जो भी लक्षण हम वातज सभी व्याधियों में देखते हैं, उसी तरह के लक्षण यहाँ पर भी आ रहे हैं। नीलम यदि वा कृष्णम आकाशम अथवा अरुणम। कहा है कि जो पेशेंट है उसको जो आकाश है, जब वो देखता है, आसपास जब देखता है, तो उसको आकाश कभी नीला, काला या फिर लाल रंग का दिखाई देता है। अरुणम यानी जो ब्रिक रेड जो कलर होता है उसके बारे में बोला है। तो ऐसे कलर का उसको आकाश दिखाई देता है। पश्चिम तम प्रविशति शीघ्रम च प्रतिबद्धते। जो पर्सन है वो बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है और बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी बेहोश होता है वातज मूर्छा में और बहुत जल्दी रिकवर होता है। ठीक है। वेपथु च अंगमर्दश्च प्रपीड़ा हृदयस्य च कार्श्यम शावरुणा च छाया मूर्छाए वात संभवे। तो जो पेशेंट है वो ट्रेम्बल करता है। ठीक है, उसकी बॉडी में पेन रहता है, अंग मर्द रहता है, उसके हृदय में पेन रहता है, हृदय में पीड़ा रहती है। ठीक है। कार्श्यम यानी कि वो कमजोर, पतला, थिन रहता है, उसकी जो बॉडी रहती है वो थिन होती है। श्यावरुणा यानी जो उसका कॉम्प्लेक्शन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो श्याव अरुण कलर का हो जाता है, ब्लैकिश ब्राउन या ब्लैकिश रेड कलर जो होता है वैसा कलर मैनिफेस्ट होता है। तो ये सभी वातज मूर्छा के लक्षण है। यहाँ सब में वात दोष बाहुल्य है। ठीक है। यहाँ जब भी हम मूर्छा देखते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने मूर्छा की एक्सप्लेनेशन करने से पहले वर्ण, प्रभार, छाया के बारे में भी बताया है। जो वर्ण नहीं, सॉरी, वर्ण, वर्ण यानी कलर्स, कलर और कॉम्प्लेक्शंस के बारे में बताया है। ठीक है। जो वर्ण है वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। वो कितने टाइप का है? 4 टाइप का है। कोई बता सकता है? गौर, कृष्ण, श्याम। हाँ, गौर, कृष्ण, गौर, श्याम और श्याम। गौर यानी कि जो येलोइश थोड़ा सा रहता है। कृष्ण यानी कि जो काला यानी सांवला रंग जो होता है। गौर श्याम यानी येलोइश ग्रे कलर का रहेगा वो। श्याम यानी कि जो पूरी तरह से ब्लैकिश ग्रे जो कलर होता है उसको श्याम बोला है। ठीक है। इसके बाद प्रभा के बारे में बताया है। प्रभा कितने टाइप की होती है? प्रभा के कितने टाइप्स है? प्रभा 7 टाइप्स की होती है। प्रभा यानी जो फेस पे जो लश्चर, जो इल्यूमिनेशन जो फील होता है ना, वो उसको प्रभा बोलते हैं। ठीक है। तो प्रभा 7 टाइप्स की है। रक्त, श्याम, शीत, पीता। वो श्लोका याद नहीं किया था आप लोगों ने? पांडुरा, हरिता। फिर इसके बाद एक और चीज बच जाती है, छाया। छाया के कितने टाइप्स है? छाया के 5 टाइप्स हैं। छाया का मतलब होता है कि एक जो इनर शेड जो होती है, एक तो जो प्रभा है, प्रभा के नीचे जो एक शेड जो छुपी हुई होती है, ग्लस्टर जो होता है पेशेंट पर्सन का, उसको छाया कहते हैं। ठीक है। छाया यानी कि किसी की छाया स्निग्ध हो सकती है, मलिन हो सकती है, क्लीन हो सकती है, ड्राई हो सकती है। ठीक है। संक्षिप्त हो सकती है। ऐसी इसको
इसको कहते हैं छाया। तो मैंने 3 चीजें आप लोगों को बताई, वर्ण, प्रभाव और छाया। ठीक है, तो इसमें बार बार जब ये कलर कॉम्बिनेशन आते हैं तो उसके बारे में हम इमेजिन करेंगे, अनुमान लगाएंगे। नेक्स्ट आता है पित्तज मूर्छा। आप लोगों की अटेंडेंस डिस्प्ले हो गई है। पित्तज मूर्छा, पित्तज मूर्छा में बोला है रक्त हरित वर्ण व वियत पीत मथा अपीवा। जो पर्सन है जो पित्तज मूर्छा से पीड़ित रहता है, उसको जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, स्काई उसको रेड कलर का, या फिर हरित यानी ग्रीन कलर का उसको, या फिर येलो कलर का उसको दिखाई देता है। पीतम, जो लास्ट में पीत शब्द है वो येलो के लिए है। ठीक है, जो ऐसा पेशेंट है, पश्यन्तम प्रविशति सस्वेद प्रतिबुध्यते, ऐसा पेशेंट है उसको फेंटिंग के टाइम पे को बहुत ज्यादा तृष्णा लगेगी। सपिपासः ससंतापो रक्तपीता कुलेशनः, तो उसको बहुत ज्यादा तृष्णा लगेगी, उसको गर्मी लगेगी। सस्वेद यानी उसको बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, उसको बहुत ज्यादा स्वेद उत्पत्ति होगी। जो उसकी आंखें हैं वो रक्त वर्ण या फिर पीत वर्ण की हो जाएंगी। उसके साथ साथ पेशेंट को सन्नीब वर्चा, यानी जो पेशेंट है उसको डायरिया भी हो सकता है। पीताभो मूर्छाए पीत संभवे, उसको पीत आभा। ठीक है, तो उसकी जो आभा यानी उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो पीत यानी येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कफज मूर्छा। कफज मूर्छा में बोला है मेघ संकाशम आकाशम आवृतम व तमो घनई पश्यन्तम प्रविशति चिराच प्रतिबुध्यति। ऐसे पेशेंट में उसको जो स्काई है, आसमान है, उसको मेघ संकाशम क्लाउडी दिखाई देता है, जैसे बादल छाए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे बारिश होने वाली है, एज इफ इट इज रेनिंग। और साथ साथ जो पेशेंट है वो कैसा रहेगा, उसकी जो फेंटिंग है वो थोड़ी स्लो रहेगी, धीरे धीरे ही उसको मूर्छा आती है, और जब रिकवर करता है तो भी धीरे धीरे ही करता है। ठीक है, साथ में बोला है गुरु भी प्रावृत्ते यथेव आद्रेण चर्मणा। उसको ऐसी फीलिंग आती है जैसे उसकी बॉडी को किसी चीज से ढक दिया गया है, यानी आद्रेण चर्मणा, उसकी अपनी स्किन गीली फील होती है। ठीक है, प्रावृत्ते यथेव आद्रेण चर्मणा। सप्रसेको, उसको प्रसेक यानी उसको एक्सेसिव सलाइवेशन रहेगा। सहृलासो, नोजिया रहेगा। कफज के लक्षण है सभी, उसको प्रसेक यानी उसको सलाइवेशन है, रिलास यानी उसको नोजिया है, जो सभी ज्यादातर कफज रोगों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें कफज मूर्छा में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आता है त्रिदोषज मूर्छा। त्रिदोषज मूर्छा के अंदर तीनों दोष इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसमें क्या है, सर्वाकृति सन्निपातात अपस्मार इवागता है, स जंतु पात्ययाशु बिना विना विभत्स चेष्टितः। तो त्रिदोषज मूर्छा है, उसके अंदर अपस्मार के लक्षण आ जाते हैं। यहाँ पर ये आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ त्रिदोषज में अपस्मार के लक्षण आ जाते हैं। तो इसने आगे कहा है, लेकिन अपस्मार के लक्षण के साथ इसमें जो कन्वर्जेंस है और बाइटिंग ऑफ टीथ है, ये सभी इसके अंदर नहीं रहेगा। यानी जो अपस्मार के अंदर जो विविध चेष्टा जो होती है वो इसके अंदर एब्सेंट रहेगी। ठीक है, बाकी सभी लक्षण अपस्मार से मिलेंगे, एपिप्सी के जो लक्षण होते हैं वो सभी इसके साथ मिलेंगे, लेकिन बाइटिंग ऑफ टीथ और कन्वर्जेंस इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है
रक्तगंधज मूर्छा। रक्तगंधज मूर्छा में बोला है कि पृथ्वी व्याप तमो रूप रक्तगंध तदन्व्य, यानी ऐसी मूर्छा जो कि ब्लड को देखने से या फिर उसकी स्मेल से जब पेशेंट को होती है, ऐसी मूर्छा को रक्तगंधज मूर्छा कहा है। जैसे आप सब लोगों ने फील किया होगा कि जब कभी जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है वुंड ड्रेसिंग का या फिर सर्जरीज का, कई बार पेशेंट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो रक्तगंधज मूर्छा उनके अंदर इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का ये नेचुरल बिहेवियर होता है कि इट कांट सी दैट मच ब्लड एट ए टाइम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो उसकी जो संज्ञा, उसकी जो सेंसेस होती है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने आप को और मूर्छा में चली जाती है। ठीक है, तो जो स्मेल होती है ब्लड की वो पृथ्वी महाभूत की वजह से होती है। ठीक है, जो स्मेल होती है ब्लड की वो पृथ्वी महाभूत की वजह से होती है, और उसकी जो लिक्विडिटी होती है, उसका जो तरल स्वभाव होता है वो जल महाभूत की वजह से होता है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो पृथ्वी और जल महाभूत के बाहुल्य की वजह से तमो बाहुल्य हो जाता है। ठीक है, जो पर्सन है जो हीन सत्व के हैं और तमो बाहुल्य हैं, जो पर्सन हीन सत्व के हैं और तमो बाहुल्य हैं, ऐसे पर्सन ही रक्तगंधज मूर्छा से सफर होते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन को ही रक्तगंधज मूर्छा होती है। तो ऐसा हम हमेशा नहीं कहना चाहिए कि किसी पर्सन का हीन सत्व ही है। बाद में लेटर ऑन अगर पर्सन कंट्रोल कर लेता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम में ऐसा फील होता है, लेटर ऑन उनको फील नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस को हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। उस समय के लिए उसके अंदर हीन सत्व हो सकता है, बाद में अगर वो कंट्रोल कर सकता है तो इट मीन्स दैट पर्सन इज सत्वगुणी। ओके, सत्व बाहुल्य। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसी तरह से जो विष होते हैं और जो मध्य होते हैं वो भी तमोगुण से बाहुल्य उनके अंदर रहता है, तो उसके अंदर भी मूर्छा हो सकती है। जैसे हमने मध्य के अंदर पढ़ा था, तो उसमें भी सेम टाइप की मूर्छा हमें देखने के लिए मिलती है। लक्षण रक्तगंधज मूर्छा के जैसे ही रहते हैं। चिकित्सा भी हम रक्तगंधज मूर्छा की तरह ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मध्यज मूर्छा। मध्यज मूर्छा, इसमें स्तब्धांग दृष्टि तु असृजा गूढ़ोच्छा उच्छाश्च मूर्छिता। ऐसा कहा है कि जो रक्तज मूर्छा है वो बॉडी के अंदर स्तब्धांगता, यानी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो दृष्टि है वो भी स्तब्ध, यानी वो एक टकटकी लगाकर एक जगह पे देखता रहता है, यानी ऐसा किसी पार्टिकुलर चीज को नहीं देख रहा होता है, वेकेंट साइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला है कि उसकी जो श्वास है वो भी रुक जाता है, उसका श्वास भी स्लो हो जाता है। रुक जाता है मीन्स स्लो हो जाता है। ठीक है, जो मध्यज मूर्छा है ऐसे पर्सन में मध्येन विलपन शेते नष्ट विभ्रांत मानसः, जो उसकी कंट्रोल है सेंस ऑर्गन्स पे, माइंड पे, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो इल्यूजन की स्टेट में, विभ्रांत यानी इल्यूजन की स्टेट में वो चला जाता है, और ऐसे पर्सन इररेलेवेंट इररेलेवेंटली बात करते हैं, प्रलाप अवस्था उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, वो यानी शांत रूप से नहीं बैठ सकते। ठीक है, नेक्स्ट है विषज मूर्छा। आचार्य सुश्रुत कहते हैं गात्राणि विक्षिपन भूमौ जरा यावच्च न याति तत् वेपतु स्वप्न तृष्णा स्यु स्तंभश्च विषमूर्छिते वेदितव्यम
तीव्रतरम यथा स्वम विष लक्षण। तो बोला है कि जो विष की वजह से जो मूर्छा होती है उसमें पर्सन के जो हाथ हैं, जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ पैर हैं, वो गिर जाते हैं, यानी उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी वो ऐसी कंडीशन कब तक रहेगी, जब तक जो विष है उसका डाइजेशन नहीं हो जाता, जो उसका पाक नहीं हो जाता जब तक, ठीक है, तब तक उसकी वो कंडीशन बनी रहेगी। पेशेंट को कंटिन्यूअसली कपकपाहट रहेगी, ट्रेम्बलिंग रहेगी, निद्रा आएगी, तृष्णा लगेगी, बॉडी में स्टिफनेस रहेगी। ठीक है, तो ये जो जितने भी लक्षण हैं, इनकी इंटेंसिटी या फिर इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो पॉइजन लिया गया है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितना सीवियर पॉइजन था। ठीक है, यहाँ पर आपका मूर्छा का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मूर्छा के हमने कितने टाइप्स पढ़े, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज। नेक्स्ट कौन सा था, रक्तगंधज, मध्यज, विषज। मध्यज और विषज। नेक्स्ट आता है संन्यास। तो संन्यास के बारे में आचार्य ने कहा है कि अगर मूर्छा का ट्रीटमेंट ना किया जाए, अगर मूर्छा को कंट्रोल ना किया जाए लॉन्ग टर्म तक, तो पेशेंट संन्यास में यानी कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में या फिर कोमा की स्टेट में भी जा सकता है। ठीक है, आचार्य चरक कहते हैं कि आचार्य ये आई थिंक जो माधव निदान की रेफरेंस है, ये सुश्रुत की रेफरेंस हो सकती है। तो इसमें कहा है कि वाग देह मनसाम चेष्टा अक्षिप्य अति बला मला, यानी जो दोषाज है वो वाक, मन, शरीर और चेष्टा, यानी हमारी वाक यानी बोलने की क्षमता, जो मन है यानी हमारा जो माइंड है जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, शरीर यानी बॉडी, जो चेष्टा है यानी चेष्टा का मतलब होता है कुछ करना, जो कुछ करने की क्षमता रखना, यानी जो मोटर सिस्टम है, हमारी मोटर एक्टिविटीज हैं, वो सभी इफेक्ट इसके अंदर होती हैं। ठीक है, उन सभी के ऊपर दोषाज इफेक्ट करते हैं। दोषाज कब अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जब वो हार्ट और जो शिर है यानी कि हृदय और शिर के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं, जब प्राणायतम आश्रिता, जो हृदय और शिर प्रदेश है वहां पर जब एंटर करते हैं, तो वाक, मन, शरीर और चेष्टा को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चेष्टा से समझ में आया कि मोटर एक्टिविटी यानी कि हमें कुछ उठाना है तो हम उठा पाते हैं, अगर कुछ गर्म लगता है तो हम अपना हाथ हटा पाते हैं, है ना, जो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, या फिर कुछ मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वो सभी का नाश हो जाता है। ठीक है, यानी जो पर्सन है वो यहाँ पर वीक हो जाता है और डिपेंडेंट हो जाता है, यानी उसकी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज भी उसकी फिनिश हो जाती हैं और एब्सोल्युटली वो अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में चला जाता है। ऐसा पेशेंट स न संन्यासम संव्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः, यानी ऐसा पेशेंट जो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव किसकी तरह, काष्ठीभूतो, लक्कड़ की तरह से, या फिर मृतोपमः, मृत शरीर की भांति, या फिर जो शव की भांति हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन को हम प्रोग्रेस करने देते हैं, ठीक है, तो वो शीघ्र मुक्तत्वा यानी उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन को अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी सद्य फलाम क्रिया, लास्ट वर्ड में लिखा है सद्य फलाम क्रिया, तो ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट या फिर इंटेंसिव केयर की जरूरत रहती है, तो उसको इमीडिएटली डील करना चाहिए। तो हमारे जो मॉडर्न साइंस में हम क्या कह सकते हैं कि जो सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, सीवीए हैं,
ऐसी कंडीशंस में को हम संन्यास की कंडीशन में ला सकते हैं। इमीडिएटली उसको इंटेंसिव केयर की जरूरत रहती है, ठीक है। जो आचार्य चरक हैं उन्होंने भी इसको सेरिब्रोवेस्कुलर जो एक्सीडेंट्स है उसके बारे में बोला है। जब इसकी जो निदान संप्राप्ति जब एटियोपैथोलॉजी जब बताई गई है मद मूर्छा और संन्यास की, उसमें आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किया है। रेफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, श्लोका बहुत बड़ा है, आई विल एक्सप्लेन ओनली। तो जो चरक सूत्र स्थान है उसमें 24th चैप्टर में 25th श्लोका से है, 25th to 29th। तो आचार्य चरक कहते हैं कि ऐसा पर्सन जो गलत लाइफस्टाइल में, जो गलत प्रकार के आहार विहार का जब सेवन करता है, ठीक है, यानी जब उसके जब स्रोतस जो है दूषित हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहले मूर्छा आकर उसके अंदर संज्ञा नाश हो जाता है, यानी उसके अंदर जो संन्यास हो जाता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट का जो मन है वो रज और तम गुण से आवृत रहता है, ठीक है। जो रज और तम है ये सभी ब्लड वेसल्स के, जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं उसके अंदर दोषों को की वृद्धि कर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। जो संज्ञा वाहिनी नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, वो भी दोषों से दूषित हो जाती हैं और उनके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन कब डेवलप होती है? जब पेशेंट को हेमरेज हो, थ्रोम्बोसिस हो, एम्बोलिज्म हो, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर किसी पार्टिकुलर रीजन को, यानी ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। वो फंक्शन जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो पार्टिकुलरली वाइटल ऑर्गन्स में जब ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से जब अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को संज्ञा नाश होकर मूर्छा डेवलप होने के बाद उसको संन्यास की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि जो मूर्छा है वो उससे ज्यादा सीरियस क्या है? संन्यास है, ठीक है। और जो मूर्छा है वो किससे? मद से सीरियस है। मद सबसे इजी टू ट्रीट है, यानी उसके अंदर कंडीशन सबसे लेस सीवियर है। फिर उसके बाद मूर्छा, और उसके मूर्छा के बाद जो संन्यास की कंडीशन प्रोग्रेसिव होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वात गुण है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो वात ही है वो सभी दोषों को इधर से उधर लेके जाता है। और जो ऑलरेडी वात गुण प्रधान है, यानी कि ऑलरेडी जिसके जो कमजोर हैं, ऐसे व्यक्तियों में अगर ये सभी निदान का सेवन वो करता है किसी भी टाइप के एक्सीडेंट्स की वजह से, या जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए जैसे कि हेमरेज हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, ये सभी फैक्टर्स अगर वात गुण प्रधान व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं तो वो जल्दी इन सब चीजों से अफेक्टेड रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। जैसे फर्स्ट वन है, जब हम अनकॉन्शियसनेस के बारे में जब मॉडर्न पैथोलॉजी के अंदर जब पढ़ते हैं तो उसमें ये सभी टर्म्स आती हैं कि इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल टर्म्स हैं सभी। तो फर्स्ट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ये जो इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जब हो जाती है किसी वेसल के अंदर तो उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है कि जैसे कि एक आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, समटाइम्स जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है समटाइम्स, ओके। तो या फिर किसी प्रेशर की वजह से या फिर किसी चोट की वजह से अगर वो आर्टरी डैमेज हो जाती है, वो ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो वहां पर उस ब्लड वेसल में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। सपोज कि अगर एक स्थान पर हीलिंग हो रही है तो वहां पर एलिवेशन हो जाएगा,
एलिवेशन होने के बाद वहां पर जो हीलिंग की वजह से जो डेब्रीज क्रिएट हो रही थी, जो एक्स्ट्रा सेल्स वहां पर थी, वो बढ़ती जा रही है। तो वहां जब ब्लड वहां से जाता है तो जो सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, वो भी वहां पर कंटिन्यूअसली कुछ सेल्स वहां पर जमा होना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे करके वहां पर एक बड़ा थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट टाइप बन सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की पैथोलॉजीज हैं, ये एक मैंने बताई। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो ब्लड है वो वहां पर कंटिन्यूअसली कोगुलेट होता ही रहता है और वो पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सम टाइम दैट थ्रोम्बस गोज टू हार्ट इवन। ओके, वहां से डिसलॉज होके वो हार्ट तक भी जा सकता है। ऐसी कंडीशन में स्ट्रोक आदि की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोगुलेशन। कोगुलेशन में बोला है कि जब ब्लड क्लॉट होता है आउटसाइड द वेसल, एक्स्ट्रा वेस्कुलर, तब उसमें जो फिब्रिन्स फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये एम्बोलिज्म को बहुत ही कम क्रिएट करता है। यानी जो कोगुलेशन है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर है एक्चुअली, जो ब्लड वेसल्स के बाहर जब होता है तो वो कोगुलेशन होता है। नेक्स्ट है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म यानी पर्टिकुलरली किसी जगह पे जाके कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना। एम्बोलाई जो कि कहीं पे फॉर्मेशन हुई उसकी, वहां से वो डिसलॉज हो गया और वहां दूसरी जगह पे जाके अटक गया। ठीक है, पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बाय ए फॉरेन बॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम। फॉरेन बॉडी जैसे कि मैंने बताया, कोई क्लॉट भी हो सकता है, किसी टाइप की डेब्रीज भी हो सकती है। जब वो ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करती हैं और ऐसी जगह पे जाके अटक जाती हैं वेयर द पैसेज इज वेरी नैरो, या फिर उस पैसेज के अकॉर्डिंग जो एम्बोलाई का साइज है बड़ा है, तो हम उसको एम्बोलिज्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेमरेज। हेमरेज यानी कि सब जानते हैं कि ब्लीडिंग होना, उसको हेमरेज कहते हैं। ठीक है, इनटू द स्पेस आउटसाइड और इनसाइड द वेसल। ठीक है, इट में बी पैथोलॉजिकल, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड और ट्रॉमेटिक। नेक्स्ट आता है इस्चेमिया। इस्चेमिया यानी जो कोई पर्टिकुलर पार्ट, उसके अंदर ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, वहां ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशन में जब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जो पार्ट है वो कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, ऐसी कंडीशन को हम इस्चेमिया कहते हैं। लोकल एनीमिया ड्यू टू, लोकल एनीमिया यानी पर्टिकुलर पार्ट का एनीमिया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इनफ्लो ऑफ आर्टीरियल ब्लड which results in diminution of blood supply locally। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्रेक्शन। बार बार आप लोग देखते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आता है, इन्फ्रेक्शंस बोलते रहते हैं ना, किसी भी डिजीज के अंदर इन्फ्रेक्शंस हो गए हैं, ऐसे आता है। तो व्हाट इज इन्फ्रेक्शन? व्हेन देयर इज कंप्लीट और सडन लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन इज द area becomes infected with coagulation necrosis. Collateral circulation is usually inadequate। तो इसमें बोला है कि वहां पे नेक्रोसिस जब स्टार्ट हो जाती है, यानी वो पार्ट जब डेड होना शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग में वहां पर इस्चेमिया रहा होगा डेफिनेटली। इस्चेमिया रहने की वजह से, या फिर मान लीजिए कि वहां पर कोई हेमरेज हो गई, हेमरेज की वजह से वहां का जो पार्ट है वो नेक्रोस्ड होना शुरू हो गया है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्रेक्शन। जब हार्ट के अंदर जब ये चीज होती है तो इसको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। जो मायोकार्डियम जब इफेक्ट होती है, हार्ट का कोई पार्ट जिसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, तब उसको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शॉक। शॉक क्या है? ए क्लिनिकल पिक्चर व्हेन इनएडिक्वेट volume of circulation of blood accompanied by physiological balance of body to fill up the progressive deficit becomes vascular capacity and blood volume। तो क्या है कि यानी जो शॉक का मतलब है कि उसको पर्टिकुलर जितनी अमाउंट में उसको चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए उस बॉडी पार्ट को, उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, दैट इज शॉक। नेक्स्ट है कंडीशन, सॉरी कंजेशन।
कंजेशन क्या है? ग्रेजुअल और सडन रश ऑफ ब्लड टू द अफेक्टेड एरिया और एनी अदर सिक्रेशंस और म्यूकस, यानी किसी भी पार्ट का जो उसमें स्पेज्म्स आ जाना, उसके अंदर नैरोइंग हो जाना, ठीक है, वो क्या है? कंजेशन है। यानी उसका किसी दूसरी चीज से ऑक्लूजन हो जाना उसका। जैसे कि लंग्स में कंजेशन हो सकता है, अगर बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है तो लंग्स में कंजेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज नेक्रोसिस, डेथ ऑफ सेल। जब एक पहले आया था इस्कीमिया के अंदर भी नेक्रोसिस आया था, तो वो उसी तरह से यहाँ पर जो कंप्लीट नेक्रोसिस का मतलब है कि एक पार्ट ऑफ बॉडी कंप्लीटली डेड हो गया है। जैसे फ्रोस्ट बाइट एक्सेट्रा होने से कई बार फिंगर्स नेक्रोस्ट हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, गैंग्रीन जिसको कहते हैं, उसमें क्या है? नेक्रोसिस होके डेवलप होता है वो। तो कोई पर्टिकुलर बॉडी लिविंग पार्ट का पूरी तरह से डैमेज होके डेड हो जाना, वो क्या है? नेक्रोसिस है। जैसे मैंने बताया था, नेक्स्ट गैंग्रीन आ गया है। डेथ ऑफ पार्ट accompanied by putrefaction of the tissue by सेल्फ्रोफाइटिक बैक्टीरिया। यानी जब नेक्रोसिस वहां पर हो गई है तो अब उसको, हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म रहता है कि उस पार्ट को हमारी बॉडी रिमूव कर देना चाहती है। अब वो उसके लिए यूजलेस हो गया है, देन देयर प्यूट्रीफेक्शन यानी जो सड़न है वहां पे स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू सेफ्ट्रोफाइटिक सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन शब्द का यूज हम सबसे ज्यादा कैंसरस कंडीशंस में करते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन क्या है? द डिफ्यूजन और एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस इन द सेल और सेल्स विच आर नॉर्मल। एबनॉर्मल सब्सटेंसेस का वहां पर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाना इनफिल्ट्रेशन है। यानी मान लीजिए कि जो सीए है वो स्टमक में है, लेकिन वहां की स्टमक की वॉल से इनफिल्ट्रेट होते हुए वो इंटेस्टाइन में, ड्यूोडेनम में, सराउंडिंग ऑर्गन्स में, स्प्लीन में, इनमें अगर फैलना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वो, जहां वो अनवांटेड है वहां पे फैलना शुरू हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डीजनरेशन, passive metabolic dearrangement of cells due to non-fatal injuries which lead to different intercellular alteration resulting the deposition of metabolites। यानी वहां पर जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से, या फिर दूसरी सेलुलर डिपोजिशंस की वजह से वहां पर जब जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय अगर होना शुरू हो जाती हैं तो उसको डीजनरेशन कहते हैं। वहां पर मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है एट्रोफी, एक्वायर्ड वेस्टिंग और डिमिनुएशन इन द साइज ऑफ ए सेल। यानी जो सेल्स हैं वो जितना बड़ा उनका साइज होना चाहिए उतना बड़ा नहीं रह पाता है, वो उसके अंदर वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे एट्रोफी। तो एट्रोफी किसी पर्टिकुलर सेल की हो सकती है, या किसी टिश्यू की हो सकती है, किसी ऑर्गन की हो सकती है। ठीक है। जैसे कि सेरिब्रल एट्रोफी होती है, जैसे हम सीए के अंदर देखते हैं, या फिर जो जब हम गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उसके अंदर जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर बहुत सारी बार हमें एट्रोफी देखने के लिए मिलती है। एट्रोफी, नेक्रोसिस, ये टर्म्स हम जीआई ट्रैक्ट के लिए जब हम जो क्या करते हैं, एंडोस्कोपी जब हम करते हैं तो उस समय पे हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है ओडेमा। ओडेमा आप सब फैमिलियर हैं इस वर्ड से, कि वहां पर अगर अबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाता है फ्लूइड्स का स्पेसिस के अंदर तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो ऑर्गन का साइज है, सेल का साइज है, टिश्यू का साइज है, वो इंक्रीज अगर हो जाता है तो उसको हम ओडेमा कहेंगे। नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन यानी द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लड being flooded with calcium in normal tissue called metastatic calcification or deposition of calcium in
इंजर्ड डेड डीजनरेटेड टिश्यू कॉल्ड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, यानी जो ब्लड है वो उसके अंदर जो कैल्शियम नॉर्मल क्वांटिटी में रहता है, लेकिन किसी वजह से ब्लड के अंदर एक्सेसिव कैल्शियम अगर हो रहा है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, ठीक है, तो हम कोई एक्स्ट्रा इनटेक कर रहे हैं या कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जो डेड और डीजनरेटेड टिश्यू है उसके अंदर अगर डिपॉजिट होता है तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हम उसको कहते हैं। तो ये कैल्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्या होता है कि ड्यूरिंग कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहती हैं तो उसमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर कैल्शियम ओवरडोज हो जाती है, वो कैल्शियम कहीं ना कहीं बॉडी को खपत करना होता है, तो वो कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। जिन पार्ट्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं है वो पार्ट्स भी कैल्सिफाइड होकर अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं, यानी जिनके अंदर इलास्टिसिटी चाहिए ऐसे पार्ट्स भी कैल्सिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाप्लेजिया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू अनदर विद ए डिफाइनेट लिमिट। मेटाप्लेजिया का मतलब है कि एक टाइप का टिश्यू दूसरे टाइप के टिश्यू के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियल टिश्यू ये एक दूसरे के अंदर अगर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन्यूरिज्म, a space or sac formed by widening or extension of lumen of artery containing blood or clot। जहां पर भी आर्टरी और वेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, मान लीजिए कि किसी फैक्टर की वजह से वो डैमेज हो गई है और वहां पर उसके फाइबर्स ब्रेक डाउन हो गए हैं, लूज हो गए हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी लूज होने की वजह से वहां पर जैसे बैलून फुलाते हैं उस तरह से वो आर्टरी वहां पर फूल जाती है, तो उसमें एन्यूरिज्म्स डेवलप हो जाते हैं, वाइडनिंग ऑफ द ल्यूमन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, थिकनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल्स। यहाँ पर जो एन्यूरिज्म है इसकी अपोजिट कंडीशन बताई है कि वहां पर थिक हो जाती हैं उसकी वॉल्स जो होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हार्डनिंग की वजह से लूज हो रही है। एन्यूरिज्म में सॉफ्टनिंग की वजह से, जो मैं आपको ये नहीं कहती कि यू शुड यूज द टर्म सॉफ्टनिंग, वहां पर क्या है कि वॉल के टूट जाने की वजह से, पतला हो जाने की वजह से हो रहा है। लेकिन स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है, वहां पर जो वॉल्स हैं वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती हैं। ठीक है, तो जो ये कंडीशंस है इसको हम धमनी प्रतिचय भी कह सकते हैं, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है और एन्यूरिज्म्स है, इनको धमनी प्रतिचय में हम लेके आते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिनसे आप फैमिलियर है, इन्फ्लामेशन है, एब्सेस है। इन्फ्लामेशन जैसे कि अगर कोई बॉडी पार्ट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है, ट्रोमा होता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। और एब्सेस यानी जो लोकल सपुरेशन जब स्टार्ट हो जाता है, लोकल पस फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाती है किसी बॉडी के टिश्यू में, ऑर्गन में, उसको हम एब्सेस कहते हैं। आप सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? यस मैम। ओके, तो चिकित्सा हम कल अटेम्प्ट करेंगे, मध्य मूर्छा और संन्यास, तीनों की चिकित्सा एक साथ अटेम्प्ट करेंगे। ओके, एनी डाउट्स?